दोस्तों सॉलिड स्टेट चैप्टर के 3 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं 4th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यूनिट सेल कितने टाइप का हुआ करता है। यूनिट सेल हमने यूनिट सेल की टाइप्स बताए थे आपको। यूनिट सेल के जो टाइप से हमने वो किस बेसिस पे बताए थे कि उस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन सी साइड पर ऑक्यूपाई है, कौन सी साइड पर वो बना हुआ है। जैसे अगर यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर ही थे तो हमने उस यूनिट सेल्स को नाम दिया था सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके अलावा कुछ सेंटर्ड यूनिट सेल भी थे। जैसे अगर बॉडी के सेंटर पर अगर एटम मौजूद है, कोई पार्टिकल मौजूद है, तो उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह रहे थे। अगर फेस के सेंटर, सारे फेसेस के सेंटर पर है तो हम उसको क्या कहते थे, फेस सेंटर्ड। और अगर केवल अपोजिट फेसेस के सेंटर पर है तो हम क्या कहते थे इसको, एंड सेंटर्ड। ठीक है, जिन लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वो देख लें। ये जो डिफरेंट टाइप में सेंटर्स की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होते हैं देखिए एक बार, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने कुछ इधर राइट हैंड साइड में कुछ डायग्राम्स भी कल दिए थे बोर्ड पे, जिनको देख के आपको और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप देखें, बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ ये इमेजिनेशन मांगता है थोड़ी सी कि आप चीजों को सोच पाए, क्योंकि डायग्राम सारे 3D हैं और बनाने जा रहा है उनको बोर्ड पे, तो 100% क्लियरली उसको नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए एक यूनिट सेल है जो किस आकार की, क्यूब के शेप की है। अब देखिए इसमें किसी भी क्यूब में सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इसमें कितने फेस होते हैं, इसमें कितने एजेस होती हैं, इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। फिर मैं आपको सेंटर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसी क्यूब की, तो किसी क्यूब में सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कॉर्नर्स की, ये कॉर्नर्स ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर्स किसी क्यूब में कितने हुआ करते हैं, 8 कॉर्नर्स। बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने का, अपने रूम को कंसीडर कर लें और देखें कि आपके रूम में कितने कॉर्नर हैं। 4 कॉर्नर तो आपको फर्श पे ही मिल जाएंगे, ठीक है, 2 आपके आगे होंगे देखिए और 2 आपके पीछे कॉर्नर्स होंगे, और 4 कॉर्नर्स कहाँ मिल जाएंगे आपको, ऊपर सीलिंग पर। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। इसके अलावा कॉर्नर्स के अलावा अगर मैं एजेस की बात करूं, एजेस का मतलब क्या होता है, ये किनारियां इस टाइप की, ये कितनी होंगी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 ऊपर होगी सीलिंग पर, फिर 1 2 3 4 कहां पर हो गई, फर्श पे। और इसके अलावा जो वॉल्स हैं 1 2 3 4 कितनी हो गई, एजेस के नंबर कितनी निकल कर आई, 4 ऊपर 4 ये और 2 इधर साइड से, यानी कि कितनी एजेस हो गई, 12। तो किसी क्यूब में एजेस की नंबर कितनी हुआ करती है, 12 हुआ करती है। इसके अलावा फेस की बात करें तो फेस ये एक पूरा फेस है, ये एक पूरा फेस है। फेस का मतलब आपका जो रूम है उसकी जो वॉल्स है उसमें जो सरफेसेस है वही फेस कहलाते हैं। तो 4 तो आपकी वॉल्स हो गई, एक सीलिंग और एक क्या हो गया, फ्लोर हो गया। यानी कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6 फेस हो गए। ये तो हो गई कुछ चीजें। अब सेंटर की बात कर लें, कितने टाइप के सेंटर पॉसिबल है। देखिए ये जो आपको जैसे कोई भी एक फेस कंसीडर कर लें, मान लीजिए हमने ये फेस कंसीडर कर लिया, ये फेस जो मैंने कंसीडर किया है, अगर आप अपने रूम को देखें तो इसका मतलब मैंने इस सीलिंग को क्या कर लिया है, सीलिंग को कंसीडर कर लिया है। अब इसका पूरे का जो सेंटर होगा, जो कि कहां पर होगा, यहाँ पर। ये कैसे निकला ये सेंटर, देखिए ऊपर का जो हमारा सीलिंग का पोर्शन है, अगर हमारा रूम क्यूब के आकार का है तो ऊपर की जो सीलिंग है इट मस्ट बी इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर के शेप में होगी। तो अगर हम ये डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल किसका बन रहा है, फेस का, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, फेस डायगोनल। तो एक तो ये फेस डायगोनल है और एक ये फेस डायगोनल बन सकता है। तो दोनों डायगोनल्स जहां पर कट कर जाएंगे यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फेस सेंटर, ये आपका फेस सेंटर कहलाएगा। तो कुछ ऐसे यूनिट सेल भी थे जिनमें पार्टिकल इस चीज पर रखा हुआ था, इस सेंटर पे रखा हुआ था। समझ में आ रही बात। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, फेस डायगोनल। आप इसको देख लीजिए, हर फेस में कितने डायगोनल होते हैं, देखिए एक इधर और एक इधर।
हर फेस में कितने डायगोनल होंगे? 2। और टोटल फेस कितने हमारे पास? 6। इसका मतलब जो फेस डायगोनल्स की नंबर है वो कितनी हो गई? 12। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो एक तो आपका हो गया फेस सेंटर, जो कि कहां पर होता है? फेस डायगोनल्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ करते हैं वहां पर। दूसरा सेंटर होता है आपका बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर क्या होगा, जरा इसमें देखिए। आपका जो फर्श है इसका ये वाला कॉर्नर ले लीजिए आप, और सीलिंग का ये अपोजिट कॉर्नर, यहां से यहां तक का जो ये डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। इसी तरह आप इससे और यहां तक भी आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, आप बगल वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल दोनों ही दिखाए हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने रूम को इमेजिन करें जहां पर आप बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे जो इस साइड राइट हैंड साइड पर जो कॉर्नर होगा फर्श का, उस कॉर्नर को मैं मिला दूं आगे वाली वॉल के ऊपर वाले पॉइंट तक, ये हमारा क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल कहलाएगा। तो एक बॉडी डायगोनल इधर से और एक बॉडी डायगोनल हम इधर से जब खींचेंगे तो जो बीच में उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे, ये आपका क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर कहलाएगा। और बॉडी सेंटर कितने हुआ करते हैं किसी क्यूब में? 1। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूब में 1 हुआ करता है, क्योंकि बॉडी डायगोनल और बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 2। क्लियर है? चलिए, सॉरी, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि यूनिट सेल के जो टाइप्स थे किस बेस पे मैंने डिस्कस करे थे पिछले लेक्चर में, कि यूनिट सेल के कौन से साइड पर या कौन से प्लेस पर वो पार्टिकल मौजूद है। या तो सिर्फ कॉर्नर पर होगा, सिर्फ कॉर्नर पर है तो क्या होगा? वो प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा अगर हर फेस के फेस सेंटर पर भी है तो वो क्या कहलाएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर अपोजिट फेस, या तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं या आगे पीछे, जो अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस के सेंटर पर अगर मौजूद है और कॉर्नर पे मौजूद है तो क्या कहलाएगा? वो फेस सेंटर्ड कहलाएगा। एक तरीका और एक चीज और बन सकती है इसमें, हालांकि वो फिलहाल हमारे यूज की नहीं है, एज सेंटर्ड। ये जो एज दिखाई पड़ रही है यहाँ पर भी कोई एटम हो सकता है, तो वो एज सेंटर कहलाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब मैं जरा आगे की तरफ चलता हूँ। देखिए, यूनिट सेल का जो टाइप था, जो क्लासिफिकेशन था, ये तो हमने एक तरीके से देख लिया, ठीक है कि नहीं? ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना कि यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। अभी हमने कितने टाइप का पढ़ लिया? 4 टाइप का। कौन कौन सा? सिंपल या प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। अब एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे ब्रेवेज, ये सब बातें ब्रेवेज ने सबसे पहले दुनिया को बताई कि अलग अलग टाइप के सॉलिड्स के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज को पता किया कि एटम की पोजीशन के हिसाब से कितने टाइप का यूनिट सेल हो सकता है। तो उन्हें पता चला कि प्रिमिटिव हो सकता है, और कैसा हो सकता है? बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, और कैसा हो सकता है? एंड सेंटर्ड हो सकता है। ठीक। अच्छा, अभी हमने जो भी आपको एग्जांपल दिए, चाहे वो प्रिमिटिव के दिए हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड के दिए हो, चाहे फेस सेंटर्ड के, हमने सब में जो शेप बनाई वो कौन सी बनाई? कुछ ये वाली शेप, ठीक है? यही शेप का एग्जांपल दिया हमने केवल। चाहे मैंने कॉर्नर वाले एटम्स का एग्जांपल दिया हो, चाहे बॉडी वाला, चाहे फेस वाला, शेप मैंने कौन सी दिखाई? क्यूब। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर टाइप की मेटल या हर टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, उसका यूनिट सेल है, वो क्यूब की शेप में ही हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसके यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्यूबिकल होता है, यानी क्यूब के आकार का होता है। और बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स भी हैं जिनमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्यूब की शेप में नहीं होता, वो किसी दूसरी शेप में हो सकता है।
तो ब्रेवेज ने उन्हीं शेप्स को धीरे धीरे करके क्या करा, पहचाना, उन्होंने उसको एक्स डिफ्रैक्शन मेथड्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया और फिर हमको बताया। तो उन्होंने ऐसे 7 अलग अलग टाइप के शेप्स जो है वो डिस्कवर किए, 7 अलग अलग टाइप के शेप्स उन्होंने हमें बताए। वो शेप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, क्यूबिक, ठीक है। इसके बाद टेट्रागोनल, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, विद कैरेक्टरिस्टिक्स, टेट्रागोनल हो गए। इसके अलावा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक। इसके अलावा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के अलावा ट्राइक्लिनिक, इसके बाद हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। और रोम्बोहेड्रल देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ब्रेविस के अकॉर्डिंग ये 7 अलग अलग शेप्स पाई जाती हैं किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे क्यूबिक है, तो क्यूबिक वैसे हम एक चीज और बता दें आपको कि जो आपके 12th क्लास का सिलेबस है उसमें हमें ये जानना तो सभी है कि टेट्रागोनल कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक कैसा होता है, लेकिन ये बहुत छोटे से लेवल पर, बस यहीं पर इनके नेम को जानना है, कुछ फीचर्स को जानना है। डिटेल में जो स्टडी करना है हमें वो हमें क्यूबिक का ही करना है। सबसे सिंपल यही है जो हम इस समय स्टडी कर सकते हैं, फिर हम लोग अपनी हायर स्टडीज में इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अब ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो प्रिमिटिव हो सकता है, मैं के डायग्राम्स भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा जो यूनिट सेल आपका सिंपल वाला है, जो क्यूबिक वाला है, वो प्रिमिटिव हो सकता है। प्रिमिटिव के अलावा ये बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है। भाई ये तो शेप है, क्यूबिक शेप। अब क्यूबिक शेप में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम हो, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक। अगर कॉर्नर्स के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर पर भी एक पार्टिकल है तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अभी डिटेल में भी इसको हम पढ़ेंगे। और तीसरा इसका क्या है, जो पार्ट तीसरे तरीके का ये हो सकता है वो है आपका कौन सा, फेस सेंटर्ड, ठीक है। अच्छा, जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल सिर्फ 2 टाइप का हो सकता है, या तो प्रिमिटिव होगा या फिर बॉडी सेंटर्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना थोड़ी देर बाद, और या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप पाए जाते हैं। सिंपल, जिसको मैं प्रिमिटिव भी लिख रहा हूं कहीं कहीं पर, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। जो क्यूबिक है वो इन उसके जो 3 वेरिएंट हैं वो ये हो गए, टेट्रागोनल के ये 2 वेरिएंट हो गए, ऑर्थोरोम्बिक के कितने वेरिएंट हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, मोनोक्लिनिक आता है। और मोनोक्लिनिक में सिर्फ 2 हो सकते हैं, या तो हो सकता है प्रिमिटिव, ठीक है, और या फिर हो सकता है कौन सा, एंड सेंटर्ड, ठीक है। और ये सब नेचुरल है, ये किसी ने बनाया थोड़ी ना, ये तो जो डिफरेंट सॉलिड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको स्टडी करा गया, तो देखा गया कि कौन कौन से टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ब्रेवेज ने इनको क्लासिफाई कर दिया। तो ये एट द लास्ट ये टोटल 14 टाइप्स के हो जाएंगे, अभी आप देखेंगे, ठीक है। हर किसी में हर एक वेरिएंट मौजूद नहीं होता। देखिए क्यूबिक में सिर्फ देखिए प्रिमिटिव, बॉडी और फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक किसी भी सब्सटेंस में मिला ही नहीं होगा आज तक, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए ट्राइक्लिनिक की अगर हम बात करें तो ट्राइक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव ही हो सकता है, इसमें सेंटर्ड वाला जो कह सकते हो टाइप है वो नहीं पाया जाता। इसी तरह जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल भी सिर्फ प्रिमिटिव ही हो सकता है, इसमें भी जो सेंटर्ड वाला वेरिएंट है वो नहीं होता। और इसके अलावा जो आपका रोम्बोहेड्रल है ये भी प्रिमिटिव ही हो सकता है, इसमें भी आपका जो सेंटर्ड वाला वेरिएंट है वो नहीं होता। जरा काउंट करिए इनको, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो टोटल ये तो हमने दोनों टाइप क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, हम शेप भी देख रहे हैं और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उस शेप के क्रिस्टल में या उस शेप के यूनिट सेल में एटम या पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो दोनों चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने निकल कर आते हैं ये 14 टाइप के यूनिट सेल्स, और हम इनको ही क्या कहते हैं, ब्रेवेज लैटिस। ठीक है, हम इनको ही क्या बोलते हैं, ब्रेवेज लैटिस बोलते हैं। 14 टाइप्स के होते हैं। शेप 7 टाइप्स की हो गई, और उन 7 टाइप्स में कुछ कुछ ऐसे भी शेप हैं जिनके वेरिएंट्स होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कि उनमें पार्टिकल कहां पर ऑक्यूपाइड, पार्टिकल कहां पर लगा हुआ है। समझ में आ रही बात। अब मैं इनकी शेप बनाने जा रहा हूं एक एक करके, और देखिए इनमें अंतर समझने के लिए हमको मालूम होने चाहिए सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं। सेल पैरामीटर्स देखिए, क्यूबिक या क्यूबिक में और टेट्रागोनल में क्या डिफरेंस है। भैया थोड़ी ना केवल रट लेना है कि क्यूबिक भी होता है और टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, इसको रटना थोड़ी ना है। हाँ, वो बात है ना कि याद आपको करना है, लेकिन आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना कि क्यूबिक में और टेट्रागोनल में क्या डिफरेंस है ना। ये सब चीजें किस बेस पर हमने डिसाइड करी, ऐसी क्या चीज थी जो इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ा। तो वो जो चीजें हैं उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, सेल पैरामीटर्स। एक्चुअल में हम दो चीजें देखते हैं। देखिए छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मैं क्यूबिक का बना रहा हूँ, और उसी से मैं आपको बता दूंगा कि सेल पैरामीटर्स नाम की चीज क्या होती है। एक मान लीजिए ये यूनिट सेल है, ठीक, ये यूनिट सेल। अब इसमें देखिए एक तो ये हो गई, इसको मैं मान सकता हूं इसकी लेंथ, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए। ठीक, एक ये हो गई इसकी ब्रेथ, इसको मैं क्या नाम दे दे रहा हूं, बी। और एक क्या हो गई इसकी हाइट, चाहे यहां दिखा दो चाहे यहां दिखा दो, एक ही बात है, ये हो गई सी। तो एक तो ये हो गए सेल पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर का मतलब जिनसे हम यूनिट सेल की शेप को डिसाइड करेंगे, ए बी सी, यानी कि उनकी साइड्स। अब बहुत सारी शेप में क्या होगा, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब में क्या होता होगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी। भाई क्यूब के आकार का अगर यूनिट सेल है, इसका मतलब क्या है कि उसमें ये तीनों साइड्स इक्वल होती होंगी। किसी किसी में 2 इक्वल होती होंगी, तीसरी अलग होती है, किसी में तीनों ही अनइक्वल होती हैं। तो यही सब चीजें इसमें हम लोग अभी देखेंगे किसमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हम बात करें एंगल की, तो जैसे देखिए, हाँ, जैसे मान लीजिए ये है सी, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये ए के बराबर होगा। देखो ये लेंथ है, इसी के पैरेलल ये गई हुई है, तो ये भी ए ही तो हुई। एक तो एंगल हो गया ए और सी के बीच का, ठीक है, तो वो एंगल में चलिए यहाँ पे मान ले रहा हूँ, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। ठीक, एक आपका ये एंगल हो सकता है, ये चीज क्या कहलाएगी, देखिए इधर से आप देख सकते हैं इसको, जो बी है वही उसी का मेजरमेंट ये भी है, तो बी और सी के बीच का एंगल, इसको मैं क्या नाम दे दे रहा हूँ, बीटा। और एक एंगल आपका ये भी हो सकता है, इसको मैं क्या नाम दे दे रहा हूँ, गामा। ठीक है, तो क्यूब के शेप में ये हर एक एंगल कितना होता होगा, 90 डिग्री। आप खुद ही जानते हैं क्यूब का आकार कैसा होता है, तो इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है नहीं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर्स। एक तो क्या हो गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गए, और दूसरा लेंथ और ब्रेथ के बीच का एंगल, ब्रेथ और हाइट के बीच का एंगल, और हाइट और लेंथ के बीच का एंगल। ये 3 एंगल जिनको मैंने अल्फा बीटा और गामा से डिनोट किया है। ठीक है, तो इन 6 चीजों के बेसिस पर एबीसी, लेंथ ब्रेथ हाइट, और उनके बीच के जो एंगल से अल्फा बीटा और गामा, इन्हीं के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि उस यूनिट सेल का शेप क्या है। समझ में आ रही बात। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब हम एक एक करके आपको इनके कुछ डायग्राम्स बना के दिखाते हैं, और आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहां पर आपको एक प्रिंटेड या डिजिटल डायग्राम भी बना हुआ देखने को मिलेगा, जिससे आप और ज्यादा क्लियर उसको समझ पाएंगे। ठीक है, बोर्ड पर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा चौक से, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, पहले मैं क्यूबिक की बात करूँ तो देखिए ये क्यूबिक जो है, क्यूबिक, अब यहाँ पर मैं 2 चीजें साथ साथ लिखूंगा। देखिए एक तो मैं यहाँ पर
इसका शेप बनाऊंगा, और आप भी इन शेप्स को बनाने की प्रैक्टिस कर लें। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, ये शेप्स आपको बनानी पड़ेंगी, और इवन अभी इससे और डिफिकल्ट शेप आएंगे, हम पैकिंग पढ़ेंगे तब, लेकिन सबका बेस यही है। देखिए ये आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल तैयार हो गया। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो उसके सेल पैरामीटर्स हैं वो देख लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। तो क्यूब है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी, सब कुछ ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल कैसा है, गामा। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल, बीटा गामा के इक्वल, मतलब तीनों इक्वल है। कितने होते हैं ये, 90 डिग्री के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो शेप है यही हमारे लिए 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हमें आगे अभी डिटेल में लेकर चलना है। ये सबसे सिंपल टाइप की शेप है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोइडल, वो सब इससे थोड़े से डिफिकल्ट है, वो हम लोग हायर क्लासेस में और आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब इसके वेरिएंट देखिए, वेरिएंट हालांकि मैं पहले आपको बता भी चुका था, फिर भी मैं हर किसी के वेरिएंट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बेसिक शेप बनाऊंगा। वेरिएंट्स देखने के लिए आप जो बगल में डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं, बता यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पर मैंने एटम दिखा दिए कॉर्नर्स पर, अब ये क्या बन गया, सिंपल या प्रिमिटिव। इसके अलावा अगर यहाँ बॉडी सेंटर पर मैंने एक एटम दिखा दिया तो क्या बन गया, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और अगर इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एक तीसरा टाइप क्या बताया था मैंने, इसका फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कैसे, जैसे एक ऊपर वाला फेस, इसके सेंटर पर यहाँ पर एक एटम, एक यहाँ पर एटम आ जाएगा, एक इस फेस के सेंटर पे एटम आ गया, एक इस फेस के सेंटर पे आ गया, है ना। एक जो अंदर वाला फेस है उसके सेंटर पर, और एक ये बाहर वाला फेस इसके सेंटर पर। तो अब ये क्या बन गया, फेस सेंटर हो गया। तीन ही टाइप के बताए थे मैंने क्यूबिक, सिंपल यानी सिर्फ कॉर्नर पर एटम, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यानी कि बॉडी के सेंटर पे एक एटम, और तीसरा होता था फेस सेंटर, यानी हर फेस के सेंटर पर एक एक एटम, ठीक है कि नहीं। चलिए क्यूबिक हो गया। क्यूबिक के बाद हम बात करेंगे इसकी टेट्रागोनल की, ठीक है, टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होगा, देखिए टेट्रागोनल में जो दो साइड्स होती है लेंथ और ब्रेथ, वो तो इक्वल होती है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम क्यूबिकल जो क्यूबिक वाला उसको बनाने के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं क्यूब से, बस हम टेट्रागोनल को बनाएंगे तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, हम एक रेक्टेंगल से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं एबीसी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा कि ए, यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल दे रहा हूँ, टेट्रागोनल, ठीक है। आप उस वाले डायग्राम में भी देखते रहे, टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है, दो साइड्स तो इक्वल होती है, ए इक्वल्स टू बी, लेकिन जो सी है वो इसके इक्वल नहीं होगी। और जो एंगल होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये अभी भी कितना रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज होगी इसके बारे में, टेट्रागोनल के बारे में। अब टेट्रागोनल के जो वेरिएंट थे आप समझते हैं, दो ही थे, एक तो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पर एटम लगा लूं कॉर्नर पर तो ये बन गया प्रिमिटिव। एक दूसरा क्या था, बॉडी सेंटर्ड, तो यहाँ पर एक एटम लग दिया, तो अब ये क्या बन गया, बॉडी सेंटर्ड। बहुत आसान चीज है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत है, और थोड़ा पेशेंस भी उसमें मिला लीजिए तो और अच्छा। भाई पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप एक दो बार इसको पढ़िए और बना के देखिए, वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर के एंड में मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके नोट्स भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले साथ साथ आप खुद अपने हाथ से अपने नोट प्रिपेयर करिए, वो सबसे अच्छा तरीका रहता है। उससे आपको लिखते समय चीजें याद भी बनी रहती हैं, और आप जो लैंग्वेज होती है वो आपकी अपनी होती है, खुद ने लिखी है तो हमें वो अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाती है। क्लियर। टेट्रागोनल के बाद हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में ही सबसे ज्यादा वेरिएशन था, सबसे ज्यादा टाइप के वेरिएंट ऑर्थोरोम्बिक में ही थे। उसमें आपका प्रिमिटिव भी था, उसमें आपका बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये सभी टाइप के थे, ठीक है।
ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, जरा एक मिनट के लिए देखिए। ऑर्थोरोम्बिक में देखिए, आपको दिखने में ये कैसा लगेगा, टेट्रागोनल की तरह ही लगेगा, लेकिन इसकी मेन चीज क्या मैंने बताया था, इसके पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। दिखने में तो आपको ये कैसा लगेगा, टेट्रागोनल, लेकिन जो इसके सेल पैरामीटर्स थे वो आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए टेट्रामोडल में क्या था, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C था, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू क्या था, गामा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A B के इक्वल नहीं है, B C के इक्वल नहीं है, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, लेकिन जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में जो एंगल्स हैं वो तीनों इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ऑर्थोरोम्बिक के बारे में। ठीक है, अब मैं इसके वेरिएंट नहीं बना रहा हूँ, अब आप समझ सकते हैं, खुद बना के देखिए इसको, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आप पहले कॉर्नर्स पर आइटम लगा दीजिए, प्रिमिटिव बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा डायग्राम बनाइए ऐसा ही, उसमें कॉर्नर पर आइटम लगाइए। इसके अलावा यहाँ पर भी एक लगाइए बॉडी के सेंटर पर, तो वो बॉडी सेंटर्ड बन जाएगा। फिर आप एक तीसरा डायग्राम बनाइए ऐसा ही, उसमें कॉर्नर पर भी आइटम लगाइए, और जो फेसेस दिखाई पड़ रहे हैं इनके सेंटर पर आप आइटम रखिए, तो फेस सेंटर्ड हो जाएगा। फिर आप एक और डायग्राम बनाइए ऐसा ही, उसमें आपकी कोई भी दो अपोजिट फेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, उन पर आप क्या कर दें, पार्टिकल बना दें, आइटम बना दें, वो आपका क्या हो जाएगा, एंड सेंटर्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक में भी क्या होगा, कुछ आपको ऐसा ही शेप देखने को मिलेगा, बस इसमें अंतर क्या रहेगा मोनोक्लिनिक में, कि A इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। साइड्स एक भी इक्वल नहीं होंगी आपस में, और एंगल में भी थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, मोनोक्लिनिक में जो साइड्स हैं वो एक भी इक्वल नहीं होंगी, और इसके अलावा जो आपके एंगल्स हैं वो दो एंगल्स तो आपस में इक्वल रहेंगे, अल्फा इक्वल्स टू गामा, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री की, तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, वो कुछ और होगा। कितना होगा वो बात की बात है, अलग अलग क्रिस्टल्स में वो अलग अलग एंगल्स में मिलता है। ठीक है, तो ये ऑर्थोरोम्बिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज होगी, सॉरी मोनोक्लिनिक के बारे में। तो लास्ट वाली हेडिंग बनी हुई है, ये जो शेप आपके सामने बनी हुई है ये मोनोक्लिनिक के लिए। देखिए मेन चीज ये नहीं है कि आपको वो देख कैसा रहा है, मेन चीज क्या है, ये पैरामीटर्स है, ये आपको पैरामीटर अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ट्राइक्लिनिक का शेप ये आपके सामने बना हुआ है, और ट्राइक्लिनिक में जो आपके सेल पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, जो साइड्स होती हैं वो एक भी आपस में इक्वल नहीं होती है, A इज नॉट इक्वल्स टू B एंड B इज नॉट इक्वल्स टू C। ठीक है, एंगल्स में क्या रिलेशन होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं, और 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, 90 के अलावा कुछ भी होंगे और आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये आपका ट्राइक्लिनिक का क्या हो गया, सेल पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगली जो शेप हमारी आती है वो आती है आपकी कौन सी, हेक्सागोनल। ये आपके सामने हेक्सागोनल शेप बनी हुई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो आप जो क्लियर डायग्राम है प्रिंटेड वाला राइट हैंड साइड पे, उसमें आप देख सकते हैं, या इसके अलावा बुक्स पे और अपने, या फिर आप अपने मोबाइल फोन पे इसको गूगल करके भी देख सकते हैं, पूरा क्लियर डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी है तो उसकी आप हेल्प लें। हेक्सागोनल में क्या होता है कि A इक्वल्स टू B, यानी कि दो साइड्स लेंथ और ब्रेथ तो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन हाइट इक्वल नहीं होगी, हाइट अलग होगी। इसके अलावा दो एंगल्स इसमें 90 डिग्री की हुआ करते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन जो गामा है वो अल्फा बीटा से अलग होता है, वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दो एंगल्स 90 डिग्री के, और तीसरा एंगल कितने का हो गया, 120 डिग्री का। लास्ट हमारे पास जो शेप निकल कर आती है वो है रोम्बोइडल। रोम्बोइडल में आपको दिखाई पड़ रहा है कि A, B और जो C है ये आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। A, B और C आपस में इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसके अलावा जो एंगल्स हैं एक भी इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स जो हैं कैसे हैं, एक मिनट, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ पर कुछ गलत मैंने लिख दिया है कि जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल
होता अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, बीटा इक्वल्स टू गामा, लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इसमें आप ध्यान रखें अल्फा बीटा और गामा यानी कि तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, वो तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल तो इक्वल होंगे, लेकिन वो तीनों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे, 90 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे तीनों आपस में कैसे इक्वल। तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी शेप्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो गई हैं। आपने देखा कि शेप के अकॉर्डिंग और एटम किस साइड पर मौजूद है उसके अकॉर्डिंग टोटल 14 टाइप के हमारे पास लैटिस है, 14 टाइप की यूनिट सेल्स आई जिनको हम ब्रेवेज लैटिस कहते हैं। इन सब की शेप आपको बनानी आनी चाहिए, साथ ही साथ सारे आपको सेल पैरामीटर्स आने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको अलग से लिखा रहा हूँ, अभी मैंने साथ साथ नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। मैं इनमें से हर शेप के कुछ एग्जाम्पल और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि कोई ऐसे सब्सटेंस का किसी ऐसे एलिमेंट का एग्जाम्पल दो जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला हो, जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको हर एक शेप के लिखवा रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फटाफट से क्या करिए उनको एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, गुड। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए अभी आपको वीडियो एंड होने से पहले यहाँ पर एक टेबल प्रिंट हुई मिलेगी, उस टेबल को आप अच्छे से स्टडी कर लें, उस टेबल को आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसमें फिर से जो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई हैं, हर एक टाइप की यूनिट सेल का शेप, उसके वेरिएशंस, उसके सेल पैरामीटर्स और उसके एग्जांपल्स आपको उस टेबल में प्रिंटेड यहाँ पर आपको बोर्ड पे देखने को मिल जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं, और बहुत जरूरी चीज क्या है कि आप उन एग्जाम्पल्स को याद भी रखें, ठीक है। अब ये सब चीज अगर आपने तैयार नहीं कर पाए तो इससे आगे के लेक्चर्स पर आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपका होमवर्क आज का क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, और जो भी चीजें बताई गई हैं आपको, यूनिट सेल्स वगैरह, उनके पैरामीटर्स, उनकी शेप्स, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के अंदर जो हर एटम उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की बातों की तरफ बढ़ेंगे।